Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study e-governance. Now start the lecture and understand what is e-governance. See, when government provides services or facilities online to citizens of the country, then this is known as e-governance. For an example, you you want any certificate, right? Let's say income certificate or caste certificate. Then what you need to do, right? At first you need to visit government office, right? Maybe tehsil, right? Then you need to submit your documents, right? Documents, and then they will tell you that you can come after 8 days or 9 days and you can get your certificate. After 4 5 days or 8 days you would go to office, you would visit the office again, and they would tell you that the officer, right, officer is engaged in other activities, therefore your certificate is not ready, right? You would go second time, right, third time, fourth time, but still you would not get the certificate, right? There may be chances of corruption as well, right? Why? Right? If you would get if you would give some money, then definitely you can get your certificate within few days. But if you would not pay the money, then definitely you would you would visit the office time and again, right? And it depends on the officer or the management when would they provide you the services. Also there is a time lag, right? For a certificate you may spend your 4 or 5 days, right? इससे क्या होता है, इससे ये जो जितनी भी सर्विसेज होती हैं, राइट, टू गेट द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, राइट? ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, साथ ही साथ ये एक टाइम कंज्यूमिंग, राइट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है. तो टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, दिस इज द डिफिकल्ट टास्क, और टाइम कंज्यूमिंग क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा. इसीलिए पीपल मे नॉट गेट द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट इजीली. बट यदि गवर्नमेंट इन सर्विसेज को या इन फैसिलिटीज को ऑनलाइन क्या करे, अवेलेबल करा दे, which means that you can apply for the certificate online, you can submit your document, right, online through PDF or any other format, और ऑनलाइन वेरिफिकेशन होकर अगर आपको ऑनलाइन ही, राइट, डिजिटल सर्टिफिकेट ही मिल जाए, तो सोचिए एवरीबॉडी कैन एक्सेस टू द ई सर्विसेज, राइट. और इससे होगा क्या, when you will, right, when you would have services digitally or you would have online services, then definitely उससे एक तो क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, राइट? क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, विच मीन्स दैट आपको जो भी सर्विसेज चाहिए उनको आप ऑनलाइन जो है एक्वायर कर सकते हैं. देयर इज नो चांसेस ऑफ करप्शन, राइट? करप्शन को क्या होगा, करप्शन के लिए कोई भी जो है लिंक नहीं होगी, देयर वुड बी नो चांसेस फॉर द करप्शन. इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, साथ ही साथ जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट, वो भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, राइट. इससे जो ट्रांसपेरेंसी होगी, राइट, साथ ही साथ करप्शन भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, राइट. इसके अलावा भी इट वुड बी वेरी इजी फॉर द सिटीजन्स टू हैव सर्विसेज, राइट. तो इस तरीके से ऑनलाइन, राइट, इस तरीके से ऑनलाइन या डिजिटली गवर्नमेंट की सर्विसेज को या स्कीम्स को या किसी भी बेनिफिट को एक्सेस करना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नेंस कहलाता है. ये इस पूरे के पूरे टॉपिक का क्या है, क्रक्स है. हालांकि इसकी जो डेफिनेशन है वो हम आगे जाकर देखेंगे. अच्छा, यहाँ से 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर के जो क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे जाएंगे, ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा, राइट. तो सिंपली अगर मैं आपको 3 मार्कर के लिए ई गवर्नेंस की डेफिनेशन दूं, तो एक तो सिंपल डेफिनेशन टू अंडरस्टैंड इज कि व्हेन गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज और फैसिलिटीज टू द सिटीजन ऑफ कंट्री ऑनलाइन और डिजिटली इज नोन एज ई गवर्नेंस, राइट. और वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस और ई गवर्नेंस implies government, right, government functioning with
द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। तो आपको ये डेफिनेशन जो है 3 मार्कर के लिए लिखना है, राइट। तो ई गवर्नेंस इंप्लाइज गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ensuring equal access to public services, right, ensuring, right, ensuring equal access to public services, ensuring equal benefits of economic development, and securing legal rights of all citizens through electronic information and communication technology is known as e-governance, right? Or in other words, we can say that e-governance is basically a move toward a smart government, implying simple, moral, accountable, responsive and transparent governance. तो या तो आप ये डेफिनेशन लिखें या ये डेफिनेशन लिखें, राइट। तो ई गवर्नेंस इज बेसिकली अ मूव टुवर्ड स्मार्ट गवर्नेंस implying simple, moral, accountable government, responsive government और transparent governance, right? Now let's study smart governance. ये जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्मार्ट गवर्नमेंट, राइट। तो एक तरीके से जो स्मार्ट गवर्नेंस है ये ई गवर्नेंस का ही क्या होता है, फॉर्म होता है, राइट। तो स्मार्ट गवर्नेंस को हम समझते हैं, तो ई गवर्नेंस इज बेसिकली अ मूव टुवर्ड स्मार्ट गवर्नेंस, राइट। ई गवर्नेंस इज basically a move towards smart governance implying simple, moral, accountable, responsive and transparent governance, right? जिसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सिंपल, राइट। सिंपल का मतलब होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, राइट। गवर्नमेंट में कई स्कीम्स के लिए जो है कई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, साथ ही साथ बहुत ही जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, तो उसको आईसीटी के द्वारा उसको क्या किया जा सकता है, सिंपल बनाया जा सकता है। तो सिंपल इंप्लाइज सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड अवॉइडिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस विद द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी। सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोरल हो जाएगा। मोरल का मतलब क्या है, moral meaning the governance, right, moral meaning the emergence of a new system in administrative and political machinery with technology interventions to improve the efficiency of various government agencies। तो अगर obviously अगर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी तो उससे, राइट, उससे जो जितने भी सिटीजन हैं वो इजीली गवर्नमेंट सर्विसेज को या फैसिलिटीज को जो है एक्सेस कर पाएंगे। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, अकाउंटेबल हो जाएगा, राइट। नॉर्मली ऑफिस में कई बार जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसी की भी जो भी सर्विसेज हैं उनको देने में कई बार एक्सक्यूज बनाते हैं, बट इस आईसीटी के यूज से जो है अकाउंटेबिलिटी भी ला सकती है, राइट। चाहे वो ऑफिसर की प्रेजेंस हो या डॉक्यूमेंट्स का जो है एक्सेप्ट करना हो, वो अकाउंटेबल हो सकती है। तो अकाउंटेबल, डेवलप परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट। अकाउंटेबल का मतलब है डेवलप परफॉर्मेंस मेजर मैकेनिज्म टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज। तो जितने भी पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज हैं उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो मैकेनिज्म है वो आईसीटी के द्वारा डेवलप किया जा सकता है, जिससे अकाउंटेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देन क्या होगा, रिस्पॉन्सिव होगा, स्पीड ऑफ प्रोसेस, राइट। जब कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी फॉर्म हो, अगर वो डिजिटली क्या होगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को स्पीड करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ प्रोसेस बाय स्ट्रीमलाइनिंग देम, हेंस मेकिंग द सिस्टम मोर रिस्पॉन्सिव। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। चाहे फंड्स को जो है चाहे डॉक्यूमेंट्स को या फाइल को जो है नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना हो या फंड्स को ट्रांसफर करना हो, अगर ऑनलाइन होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन लाइक वेबसाइट्स एंड क्या हो जाएगा, वेरियस पोर्टल्स, राइट। सो दिस इज द स्मार्ट गवर्नेंस। नाउ लेट्स स्टडी इंटरेक्शंस इन गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में जो इंटरेक्शंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं,
ये अगेन 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, राइट। सो लेट्स स्टडी इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस, और 3 मार्कर में जो है केवल और केवल इनके नाम आपको याद होना चाहिए, right? So let's study interactions in e-governance. So there are 4 kinds of interactions in e-governance, right? Interaction का मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर कौन किससे जो है इंटरेक्ट कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंटरेक्शंस इन ई गवर्नेंस। फर्स्ट क्या हो जाएगा, G2V, मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल सीधा, यहाँ पर सी मतलब क्या होता है, सिटीजन होता है। ध्यान रखना जब हम ई कॉमर्स पढ़ते हैं तो ई कॉमर्स में सी का मतलब क्या हो जाता है, कंज्यूमर हो जाता है, राइट। क्या हो जाता है यहाँ पर, कंज्यूमर हो जाता है, राइट। और यहाँ पर क्या है, ई सी मतलब क्या होता है, सिटीजन। तो G2 क्या हो जाएगा, सी, विच मीन्स गवर्नमेंट टू क्या हो जाएगा, सिटीजन। तो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेक्शन किससे हो, सीधा सिटीजन से, तो उसको G2C कहेंगे। फिर G2B मतलब गवर्नमेंट का इंटरेक्शन किससे हो, बिजनेस से हो, विच मीन्स जो कंपनीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं या कोई भी कंपनीज हैं उनसे इंटरेक्शन हो। देन G2G गवर्नमेंट का इंटरेक्शन किससे हो, गवर्नमेंट से हो, विच मीन्स दैट कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिशियल से इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन G2E, ई मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज, राइट। तो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज मीन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने लोअर एम्प्लॉइज से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं या उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। सो दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन, राइट। लेट्स स्टडी वन बाय वन। अब जो जितने भी इंटरेक्शन है ये 3 मार्कर में अगेन पूछे जा सकते हैं। तो G2C, राइट, आपको सिंपल याद रखना है। G2C का मतलब क्या हुआ, द इंटरेक्शन, राइट। G2C या गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट and citizen is known as G2C. This enables citizen to benefit from the efficient delivery of large range of public services. तो गवर्नमेंट कई लार्ज रेंज ऑफ जो पब्लिक सर्विसेज होती है वो अवेलेबल कराती है, और उसका बेनिफिट कौन ले सकते हैं, सिटीजन ले सकते हैं। दिस expands the accessibility and availability of government services, also improves the quality of services. For an example, आपको इनकम जो है सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर आपको जो है अकाउंट्स वगैरह चाहिए या कोई रिकॉर्ड वगैरह चाहिए, तो वो सब आप क्या कर सकते हैं, डिजिटली उनको एक्वायर कर सकते हैं। तो चाहे वो आपके विभिन्न प्रकार के जो है रिकॉर्ड्स हों या अदर फैसिलिटीज हों, उनको आप इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का और सिटीजन के बीच में क्या होगा, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इंटरेक्शन होगा, जिससे जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। जो डिजिटल सर्विसेज है उनकी एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और मोर और लेस जो गवर्नमेंट है वो कैसी हो जाएगी, सिटीजन फ्रेंडली हो जाएगी। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट टू क्या हो जाएगा, बिजनेस हो जाएगा। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट टू बिजनेस इज नोन एज G2V। और इसमें क्या होता है कि देखिए हमारे कंट्री में बिजनेस के लिए, राइट, गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है, सो दैट हमारी जो कंट्रीज है उसमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, साथ ही साथ कंज्यूमर्स के राइट भी क्या हो सके, अपहेल्ड हो सके। इसके लिए जो डिफरेंट कंपनीज है दे हैव टू टेक NOC, नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, और अदर जो परमिशंस हैं वो गवर्नमेंट से रिक्वायर्ड होती हैं। और गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं वो कई बार जो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं या उनकी जो विजिट्स होती हैं उनकी वजह से बिजनेस को जो है कई बार जो है इरिटेट करते हैं। इससे ही क्या बढ़ता है, रेट टेपिज्म भी इंक्रीज बढ़ता है, और एक तरीके से बिजनेस ओपन करने में या किसी भी कंपनी को एस्टेब्लिश करने में, बिजनेस को प्रोसेस करने में कई प्रकार की दिक्कत आती है, उसको दूर करने के लिए क्या हो जाएगा, G2V। तो द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट टू बिजनेस इज नोन एज G2B. It enables the business community to interact with government by using e-governance
टूल्स, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कट द रेड टेपिज्म, to cut the red tapeism which will save time and reduce operational cost। तो जो रेड टेपिज्म है वो अगर क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो उससे ऑपरेशनल कॉस्ट भी क्या होगी, जो है ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगी, टाइम सेव होगा, जिससे टाइम सेव होगा तो इससे एक तरीके से फेयर कंपटीशन होगा, एंड दिस विल आल्सो क्रिएट अ मोर ट्रांसपेरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से कंट्री में न्यू कंपनी को या बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट G2P, right? G2B initiatives help in services such as लाइसेंस को एक्वायर करना, प्रोक्योरमेंट करना, राइट, परमिट्स को एक्वायर करना एंड रेवेन्यू कलेक्शन, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर G2C, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, राइट, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो द interaction between government to government is known as G2G, and this enables seamless interaction between various government entities, राइट, जिसमें हायर ऑफिशियल्स हो सकते हैं, लोअर ऑफिशियल्स हो सकते हैं, राइट, ऑफिशियल्स हो सकते हैं और मिनिस्टर्स हो सकते हैं, राइट। तो दिस इनेबल्स सीमलेस इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज। इससे होगा क्या कि जब गवर्नमेंट के विभिन्न डिफरेंट जो एंटिटीज हैं उनमें बेटर कम्युनिकेशन होगा, तो जो भी पॉलिसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश होगा, राइट, जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बेटर तरीके से क्या हो पाएंगे, इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, एंड दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन कैन बी बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज विद इन गवर्नमेंट और बिटवीन टू गवर्नमेंट्स लाइक द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट और बिटवीन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। इससे क्या होगा, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड आउटपुट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज, G2A, राइट। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें बेनिफिट्स क्या हैं, जैसे G2C सिटीजन, राइट, जो G2C होता है ई गवर्नेंस, इसमें जो जितनी भी सर्विसेज हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ जो सर्विसेज है वो इंक्रीज होती हैं और पब्लिक को डिफरेंट सर्विसेज और फैसिलिटीज जो है ऑनलाइन मिल जाती हैं। G2B में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बेटर होता है, साथ ही साथ लाइसेंस है, प्रोक्योरमेंट है, रेवेन्यू कलेक्शन है, ये इंक्रीज होता है। G2G की वजह से क्या होगा कि जो डिफरेंट गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनमें जो है सीमलेस क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से जितनी भी पॉलिसीज है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनमें कोऑर्डिनेशन होगा, राइट, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा, उसकी वजह से एफिशिएंसी आएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, आउटपुट भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम्प्लॉइज हो जाएगा। अब देखिए एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे तो इससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उसी तरीके से G2E भी बहुत ही जरूरी है, right? The interaction between government and employee is known as G2E, and this kind of interaction is between the government and its employees हो जाएगा। अब ICT tools help in making these interaction fast and efficient, and thus increases the satisfaction level of employees, right? Let's say कि अगर जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी से रिलेटेड या उनको लीव से रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो हायर और जो ऑफिशियल्स हैं उनके सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखना चाहते हैं, और अगर बिकॉज ऑफ द ई गवर्नेंस दिस इज पॉसिबल और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सॉल्व होती हैं तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो दिस G2E increases the satisfaction level of the employees. So in this way we have studied the interaction in the governance, and this may be asked as a 5-marker question, right? Now let's study advantages of e-governance, and this again would be asked as a 5-marker question, right? और previous years में जो है पूछा भी क्या है, तो what are the different advantages of e-governance? The first is e-governance improves delivery and efficiency of the government services, राइट। ई गवर्नेंस की वजह से डिफरेंट जो सर्विसेज हैं और फैसिलिटीज हैं उनकी डिलीवरी इजी हो जाती है, साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी आती है और उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट इंटरेक्शंस विद बिजनेस एंड क्या हो जाएगा,
इंडस्ट्री हो जाएगा, और हमने देखा था कि G2 क्या हो जाएगा, वी। G2V की वजह से जो बिजनेस है और जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत बेटर होगा, साथ ही साथ उनको लाइसेंस प्रोक्योरमेंट इजी हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा। देन सिटीजन एम्पावरमेंट, राइट, सिटीजन एम्पावरमेंट कैसे होगा, थ्रू एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, डिफरेंट सर्विसेज को जब ऑनलाइन या डिजिटली एक्वायर करेंगे तो उनको एक्सेस भी मिलेगा, इससे जो है करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी। देन मोर एफिशिएंट गवर्नमेंट मैनेजमेंट, राइट, ऑनलाइन सर्विसेज से जो गवर्नमेंट है उसका मैनेजमेंट इंक्रीज होगा। देन लेस करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि जब ऑनलाइन आप एप्लीकेशन जो है अवेलेबल कराएंगे, ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उससे जो करप्शन के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएंगे। साथ ही साथ इससे ट्रांसपेरेंसी भी क्या होगी, इंप्रूव होगी। ग्रेटर क्या होगा, कन्वीनियंस होगा, यू डोंट नीड टू विजिट द गवर्नमेंट ऑफिसेस, टाइम एंड अगेन आपका टाइम भी जो है सेव होगा, साथ ही साथ आपको ये कन्वीनियंट भी होगा। देन कॉस्ट रिडक्शंस एंड रेवेन्यू ग्रोथ, जो डिफरेंट जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको कई सर्विसेज जब ऑनलाइन मिल जाएंगी तो उनसे बिजनेस को रन करने में जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी, राइट, जिसकी वजह से उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ इससे रेवेन्यू भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। और अगर हम देखते हैं तो नाउडेज जो जीएसटी है, राइट, नाउडेज जीएसटी का जो जीएसटी को जब ऑनलाइन डाला जाता है तो उससे डिवाइडेड रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। देन इंक्रीज लेजिटिमेसी ऑफ द क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी इंक्रीज होगी। देन फ्लैटन्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट, मतलब क्या हो जाएगा, लेस हायरार्की हो जाएगा, राइट, लेस हायरार्की। जैसे फॉर एन एग्जांपल यू वांट अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, अब उसके लिए आपको पहले वन डेस्क पे जाकर उसको क्लियर कराना पड़ेगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। अगर वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा तो एक तरीके से इससे हायरार्की भी क्या होगी, कम होगी। देन दिस रिड्यूसेस पेपर वर्क, इससे पेपर वर्क क्या होता है, रिड्यूस होता है, एंड देयर आर हाई चांसेस कि पेपर वर्क की वजह से करप्शन हो। तो दिस रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड रेट टेपिज्म इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस which results in better planning and coordination between levels of the government। तो पेपर वर्क रिड्यूस होगा, रेट टेपिज्म नहीं होगा, तो प्लानिंग बेटर होगी, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, इससे ऑब्वियसली जो पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं वो बेटर इंप्लीमेंट हो जाएंगे, एंड दिस इंप्रूव्स द रिलेशंस बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटीज एंड सिविल सोसाइटी। और लास्ट क्या हो जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, तो कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस तो जो है वो रीस्ट्रक्चर भी हो रही हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, राइट। नाउ लेट्स स्टडी ई गवर्नेंस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स। दिस में अगेन आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द ई गवर्नेंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। कैसे, जैसे सिंपली पूछा जा सकता है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये व्हेन वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेक्टेड इन इंडिया, मे बी आस्क्ड एज अ 3 मार्कर क्वेश्चन, राइट। ये सिंपल पूछा जा सकता है कि नेशनल टास्क फोर्स वाज डेवलप्ड इन विच ईयर, तो 3 मार्कर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5 मार्कर में पूछा जा सकता है कि डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, या 11 मार्कर में सीधा पूछा जा सकता है कि what is e-governance and what are the important initiatives, discuss in detail। उस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो लेट्स स्टडी important initiatives, right? So e-governance, the important initiatives taken by the government of India। The first is national task force। तो देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स को स्टैब्लिश किया गया था 1998 में। तो अ नेशनल टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाज सेटअप इन 1998 सो दैट हमारी कंट्रीज में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका जो स्कोप है, राइट, स्कोप जो है
उसको देखा जा सके और ई गवर्नेंस की फील्ड में कुछ बेटर डिसीजंस लिए जा सके। तो नेशनल टास्क फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998। सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज क्रिएटेड एट द सेंटर इन 1999। तो ई गवर्नेंस या आईसीटी के स्कोप को देखते हुए 1999 में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को डेवलप हुआ था। तो नेशनल टास्क फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1998। Then Ministry of Information Technology was created at the center in 1999। साथ ही साथ 12 point agenda, right? तो a 12 point agenda was listed for governance for the implementation in all central administrations and departments। तो 12 पॉइंट एजेंडा जिससे ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाना था उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू किया गया था। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज इनेक्टेड और जिसको 2008 में क्या किया था, अमेंड किया गया था, राइट। तो हमारी कंट्रीज में जो सिटीजन है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, साथ ही साथ ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को 2000 में इनेक्ट किया था एंड दिस वाज अमेंडेड इन 2008। देन द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट्स आईटी मिनिस्टर्स। तो स्टेट्स के जो आईटी मिनिस्टर थे, तो द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ IT ministers of different states was organized in the year 2000, right, for arriving a common action plan to promote IT in India। तो एक common action plan के लिए ये मीटिंग हुई थी। Then government set up NISG, National Institute for Smart Government। तो गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया। Also, state government launched e-governance projects like ई-सेवा, जिसको आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था, भूमि को कर्नाटका में जो है लॉन्च किया गया था। तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने कई ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए थे, जिनको हम आगे जाकर और डिटेल में पढ़ेंगे। द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, और ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसको हमको और भी डिटेल में जाकर आगे इसी लेक्चर में हमको पढ़ना है। तो द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान वाज लॉन्च्ड। इट कंसिस्ट ऑफ 31 कितने 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स एंड 8 सपोर्ट कंपोनेंट्स। तो हमारी कंट्री में आईटी को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP वाज लॉन्च्ड, which consist of 31 mission mode projects and 8 support components। तो NEGP को भी पढ़ेंगे, फिर मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या होता है उनको भी हम अभी आके थोड़ी देर से देखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि NEGP was launched which consisted 31 mission mode projects and 8 support components। इसके साथ ही नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाज एडॉप्टेड इन 2012। तो नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कब एडॉप्ट किया गया, तो 2012 में। तो इस तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी के साथ में हमने ई गवर्नेंस के प्रमोशन के लिए जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे उनको हमने यहाँ पर देखा था। अब जो इनिशिएटिव्स हैं हम उनको यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, तो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई प्रोजेक्ट्स। तो उन ई प्रोजेक्ट्स को हम देखेंगे और ये भी जो है अगेन 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको देखते हैं। जैसे सबसे पहला हो जाएगा भूमि प्रोजेक्ट। ये कहां पर लॉन्च हुआ था, कर्नाटका में, राइट। तो भूमि प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन कर्नाटका एंड दिस इज ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो जो लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको किसान क्रेडिट कार्ड के लिए या लोन लेने के लिए या अलग अलग से फार्मर्स को रिक्वायरमेंट होती है। तो भूमि प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन कर्नाटका एंड दिस इज ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। भूमि इज अ सेल्फ सस्टेनेबल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट for the computerized delivery of 20 million rural land records to 6.7 million farmers of the Karnataka।
और इस लैंड अकाउंट की वजह से जो फार्मर्स हैं वो इजीली लोन ले सकते हैं या डिफरेंट एक्टिविटीज में उनका यूज कर सकते हैं। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर खजाने, और ये भी कहाँ पर लॉन्च हुआ है, कर्नाटका में। तो खजाना प्रोजेक्ट कर्नाटका, खजाने इज एंड टू एंड ऑटोमेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम है। तो खजाने इज एंड टू एंड ऑटोमेशन ऑफ गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम। दिस इज G2G e-governance initiative of the Karnataka state government, right? It has been implemented mainly to eliminate systematic deficiencies in the manual treasury system for the efficient management of the state finances. कुल मिलाकर अगर स्टेट फाइनेंशियल मैन्युअली उनको जो है डिसबर्स किया जाएगा तो उसमें करप्शन हो सकते हैं, इसीलिए इसमें जो सिस्टमेटिक डेफिशिएंसीज थी उनको रिमूव किया गया है और खजाने जो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका में लॉन्च किया है। देन क्या हो जाएगा, ई सेवा, जो कि कहां पर लागू हुआ है, आंध्र प्रदेश में, राइट। तो ई सेवा डिजाइन टू प्रोवाइड गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड ई बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज। ऑल द सर्विसेज आर डिलीवर्ड ऑनलाइन टू consumers and citizens by connecting them to respective government departments and providing information at the point of service delivery। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुरंत के तुरंत मिल जाती है और जो भी डिपार्टमेंट है उससे सीधा कनेक्ट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। ई सेवा कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। तो भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका में, खजाना प्रोजेक्ट कर्नाटका में, ई सेवा आंध्र प्रदेश में। देन क्या हो जाएगा, ई कोर्ट्स हो जाएगा। ई कोर्ट्स तो आपने बहुत अच्छे से आपको पता ही होगा। तो ई कोर्ट्स लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ई कोर्ट को क्या किया है, लॉन्च किया है। एंड दिस मिशन मोड प्रोजेक्ट एम्स एट यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग प्रोविजनिंग, राइट, ऑफ जुडिशियल सर्विसेज टू सिटीजन्स। जैसे PIL को, जो PIL है, राइट, उसकी आपकी हेयरिंग की डेट कब है, उसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स को जो है अपलोड करना, जो जितने भी राइट जजमेंट्स है उनको ऑनलाइन एक्सेस करना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ई कोर्ट्स। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ई डिस्ट्रिक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द मिशन मोड प्रोजेक्ट, तो ये भी मिशन मोड प्रोजेक्ट में आता है, ई कोर्ट्स भी मिशन मोड प्रोजेक्ट में आता है। तो ई डिस्ट्रिक्ट launched by Department of Information Technology. The mission mode project aims at delivery of high volume, right, citizen centric services at the district level, such as issue of birth and death certificate, या जो इनकम सर्टिफिकेट है, या जो कास्ट सर्टिफिकेट है, या जो विडो पेंशन है, उनको ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो है वो अवेलेबल कराया जाता है। देन क्या हो जाएगा, MCA21। तो MCA21 was launched by Ministry of Corporate Affairs, right? MCA, Ministry of Corporate Affairs. तो MCA21 launched by Ministry of Corporate Affairs. The project aims to provide electronic services to the companies registered under Companies Act. तो जो Companies Act में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कराता है। Various online facilities offered includes allocation and charge, right? Allocation and change of name, incorporation, online payment of registration charges, change in address of registered office, viewing of public records and other related services. तो इस तरीके से जो कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं उनके द्वारा जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड जो कंपनीज है उनको ई सर्विसेज जो है वो अवेलेबल होती है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई ऑफिस। तो ई ऑफिस वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। दिस मिशन मोड प्रोजेक्ट, राइट, दिस मिशन मोड project aims at significantly improving the operational efficiency of the government by transitioning to a less paper क्या हो जाएगा, ऑफिस। ट्रांजिस्टरिंग टू लेस पेपर क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। अब देखिए ये जो जितनी भी जो योजनाएं हैं बहुत ही इजी है, बट इनको जब भी आप मेंस में लिखें तो यही वर्ड्स को आप यूज करें, क्योंकि
कई बार जब हमारी जो लोकल वर्ड्स हैं उनको यूज करते हैं तो उनका मीनिंग कई बार चेंज हो जाता है, इसलिए मैं भी आपको डायरेक्टली पीपीटी से ही जो वर्ड टू वर्ड है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये कितने हो गए यहाँ पर 7 प्रोजेक्ट्स हो गए, राइट। तो एग्जाम्पल्स में अगर 11 मार्कर में पूछा जाता है कि 11 मार्कर में पूछा जाए कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स, राइट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, राइट, तो हम वहां पर सबसे पहले ई गवर्नेंस की जो है डेफिनेशन लिखेंगे, राइट, डेफिनेशन को इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखेंगे, उसके बाद में एक शॉर्ट ओवरव्यू देंगे और उस ओवरव्यू में जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के या जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान या एनईजीपी के जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हैं उनका एग्जांपल्स देके हम जो हमारा आंसर लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब हम यहाँ पर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को भी समझते हैं और इसके बाद में ही जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, राइट, उसके अंदर फिर जो है कई प्रकार के क्या है जो है ई सर्विसेज अवेलेबल कराई गई हैं उनको हम समझेंगे यहाँ पर, राइट, और फिर उसके बाद में हम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को समझेंगे, राइट। चलिए तो जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है उनको हम इस तरीके से समझते चलेंगे। अभी हम यहाँ पर समझते हैं कौन सा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ये भी जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव या व्हाट आर डिफरेंट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। चलिए तो हम इसको समझते हैं। तो जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है ये एक क्या है, अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, विच मीन्स इंडिया में जितने भी ई गवर्नेंस के लिए प्रोजेक्ट चल रहे थे अब वो किसके अंतर्गत आएंगे, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत आएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितनी भी ई गवर्नेंसेस हैं उनके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा, डिजिटल फैसिलिटीज होंगी तो ई गवर्नेंस क्या हो पाएगी, प्रमोट हो पाएगी। इसीलिए ये क्या है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है। तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। It weaves together a large number of ideas and thoughts into single comprehensive vision so that each of them is seen as part of larger goal। तो इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का जो है एम क्या है कि it weaves together a large number of ideas and thoughts into single comprehensive vision, जिससे हमारे देश का क्या हो सके, डेवलप हो सके। It has been launched by the Ministry of Electronic and Information Technology, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MEIT कहते हैं। जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है इसके विजन एरियाज कहाँ है जहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो इस डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के द्वारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज किया जाएगा, राइट। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन। सेकंड क्या है, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, राइट। एंड थर्ड क्या हो जाएगा, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स। तो कुल मिलाकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, ऑन डिमांड जो भी डिमांड्स हैं, राइट, जो भी सर्विसेज ऑन डिमांड, जो भी सर्विसेज की डिमांड है उनको इस तरीके से अवेलेबल कराना कि जैसे ही नीड हो वो अवेलेबल हो जाए, देन जो सिटीजन है उनका भी डिजिटल एम्पावरमेंट हो सके। अब यहाँ पर सीधा आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। तो लेट्स स्टडी। तो द 9 पिलर्स, राइट, 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। द फर्स्ट क्या हो जाएगा, ब्रॉडबैंड हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉडबैंड से ही किसी भी ऑफिस को डिजिटली कनेक्ट किया जा सकता है। देन पब्लिक इंटरनेट हो जाएगा, एक्सेस प्रोग्राम हो जाएगा। तो या तो ब्रॉडबैंड के माध्यम से जो है कनेक्ट करना या फिर क्या हो जाएगा, पब्लिक इंटरनेट के माध्यम से। देन क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन फॉर एवरीवन, ई गवर्नेंस के द्वारा सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। देन अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम हो जाएगा। देन यूनिवर्सल एक्सेस टू क्या हो जाएगा, फोन्स हो जाएगा। देन आईटी फॉर जॉब्स, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ क्या हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ जो सर्विसेज है तो उससे डेफिनेटली आईटी सेक्टर में जो है कई प्रकार की जॉब्स इंक्रीज होंगी। देन क्या हो जाएगा, ई क्रांति हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ई क्रांति। फिर ई गवर्नेंस,
रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, तो ई गवर्नेंस से गवर्नेंस सर्विसेज को अवेलेबल कराना। एंड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, तो इस तरीके से ब्रॉडबैंड, पब्लिक इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, अर्ली हार्वेस्ट, यूनिवर्सल एक्सेस, आईटी फॉर जॉब्स, ई क्रांति, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक, राइट। These are the 9 pillars of digital India, right? Now, various initiatives under digital India initiative, right? ये भी अगेन 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, और जो जितने भी इनिशिएटिव हैं ये 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज, राइट, व्हाट इज डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड व्हाट आर डिफरेंट इनिशिएटिव्स अंडर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, राइट। तो स्टडी 1 बाय 1। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, माई गॉव हो जाएगा। माई गॉव क्या हो जाएगा, माई गॉव aims to establish a link between the government and citizen toward meeting the goal of क्या हो जाएगा, good governance, राइट। नॉर्मली जैसे आप बात करते हैं एमपी, जैसे एमपी है, राइट, तो एमपी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर आपको माय गवर्नमेंट की जो है टैब मिलेगी, और माय गवर्नमेंट की जो टैब है उसमें आपको ये सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अर्लियर क्या होता था, हर एक स्टेट की एक बेसिक क्या होती थी, वेबसाइट होती थी, लेकिन अब माय गवर्नमेंट के माध्यम से जो है ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, राइट। तो माय गवर्नमेंट एम्स टू एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन टुवर्ड्स मीटिंग द गोल ऑफ गुड गवर्नेंस, और इसके माध्यम से it increases the citizens as well as people abroad to participate in various activities, for an example do, discuss, poll, talk, blog, etc etc। ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि जो सिटीजन है उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। देन क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर हो जाएगा, और ये बहुत ही फंटास्टिक क्या है एप्लीकेशन है। डिजी लॉकर में आप आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू इनेबल सिटीजन्स टू सिक्योरली स्टोर एंड शेयर देयर डॉक्यूमेंट्स विद सर्विस प्रोवाइडर्स हु कैन डायरेक्टली एक्सेस देम इलेक्ट्रॉनिकली। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, फ्रेमवर्क हो जाएगा। अब ई हॉस्पिटल, तो ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू, राइट, पेशेंट कैन टेक ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट्स। नाउडेज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं तो वहां पर ओपीडी से अपॉइंटमेंट लेने में ही जो है लॉन्ग जो क्यूज होती हैं उनमें पेशेंट्स को वेट करना पड़ता है, बट यहाँ पर ई हॉस्पिटल्स के थ्रू पेशेंट्स कैन टेक ऑनलाइन ओपीडी अपॉइंटमेंट्स विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। साथ ही साथ जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं वो भी मैनेजमेंट हो सकता है, राइट। लेबोरेटरी सर्विसेज भी एक्सेस हो सकती हैं। फिर उसके बाद में हो जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप पोस्टल, राइट, पोर्टल। और ये तो सीधी सी बात है कि इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप है उसके लिए ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस एंड डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स जो कि स्कॉलरशिप स्कीम में आते हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा यहाँ पर, दर्पण हो जाएगा। दर्पण क्या है, राइट, तो दर्पण इज एन ऑनलाइन टूल दैट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड एनालाइज द implementation of critical and high priority project of the state। मतलब ये आपको स्टेट गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है उसका पूरा का पूरा ये आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो दर्पण इज एन ऑनलाइन टूल दैट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर एंड एनालाइज implementation of critical and high priority projects. It facilitates presentation of real time data जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ऑफ सेलेक्टेड स्कीम्स हैं उनकी जो है पूरी की पूरी जानकारी देता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रगति। प्रगति मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली क्या हो जाएगा यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, तो ये क्या है, प्रगति है। तो प्रगति हैज बीन एम्ड एट स्टार्टिंग, तो प्रगति हैज बीन एम्ड एट स्टार्टिंग अ कल्चर ऑफ प्रोएक्टिव गवर्नेंस, राइट, ताकि गवर्नेंस आपकी जो भी डिमांड है या जो भी सर्विसेज है उनको आगे रहकर आपको क्या कर पाए, अवेलेबल कराए।
it is a robust system for bringing e-transparency, e-accountability with real-time presence and exchange among key stakeholders, right? और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था, राइट? अब एक चीज और, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, मैं उसको पढ़ते जा रहा हूँ, समझने वाली चीजें कम है। तो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स 2.0 हो जाएगा। कॉमन सर्विसेज जो सेंटर है वो क्या है? तो कॉमन सर्विसेज सेंटर 2.0, this is being implemented to develop and provide support to the use of information technology in rural areas of the country। तो रूरल एरियाज ऑफ द कंट्रीज के लिए जो है कॉमन सर्विसेज सेंटर्स को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। द CSR इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड kiosks with broadband connectivity to provide various governments, private and social services of the doorstep of the citizen। तो जो कॉमन सर्विसेज सेंटर्स हैं उनमें कियोस्क के माध्यम से जो भी जानकारी है वो अवेलेबल हो सकती है, राइट? देन क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोबाइल सेवा, राइट? अब जो है मोबाइल सेवा में कहने का मतलब ये है कि इट प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल थ्रू मोबाइल फोन्स एंड क्या हो जाएगा? टेबलेट्स हो जाएगा। तो कई जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनको मोबाइल फोन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। देन क्या हो जाएगा? जीवन प्रमाण हो जाएगा। अब जीवन प्रमाण इज आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर पेंशनर्स। तो जो जीवन प्रमाण है वो आधार बेस्ड, राइट? आधार बेस्ड क्या है? ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। किसके लिए? पेंशनर्स के लिए। देन हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स या NCOG। तो नेशनल सेंटर ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अंडर दिस प्रोजेक्ट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग, राइट, कोलैबोरेशन एंड लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स एंड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर द डिपार्टमेंट हैज बीन डेवलप्ड, राइट? तो ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि शेयरिंग के लिए, कोलैबोरेटिव, लोकेशन बेस्ड एनालिटिक्स के लिए क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। और अगला क्या हो जाएगा? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, और इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान क्या है? तो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान comprises 31 mission mode projects, right, approved in 2006, but later it was integrated into Digital India program। तो जो मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे, NEGP के जो 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे उनको 2006 में अप्रूव किया गया था, बट फिर उनको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में ही क्या कर दिया गया था? मर्ज कर दिया गया था। तो इस तरीके से एक तो NEGP को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और दूसरा क्या था? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, राइट? तो यहाँ पर प्रगति ये हम पढ़ चुके हैं, ये स्लाइड यहाँ पर रिपीट हुई है। तो इस तरीके से हम जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, राइट, तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बहुत अच्छे से हम यहाँ पर जो है पढ़ चुके हैं। अब कुछ और चीजें जो है नेशनल इनके बारे में पढ़ते हैं, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में। तो लेट्स स्टडी क्या हो जाएगा? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। तो देखिए, दिस NEGP प्रोवाइड्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स अक्रॉस द कंट्री। तो हमारी कंट्री में होलिस्टिक व्यू से ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने के लिए NEGP को, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को लॉन्च किया गया था। Around this idea, a massive countrywide infrastructure reaching down to the remotest of villages is involving, और large scale जो डिजिटाइजेशन है, राइट, वो क्या किया जा रहा है? उस पर फोकस किया जा रहा है थ्रू इंटरनेट, राइट? तो इस प्रोग्राम के तहत जो डिजिटाइजेशन है उस पर फोकस किया जा रहा है, राइट? साथ ही साथ जो रिकॉर्ड्स हैं, right, digitization of records is taking place to enable easy reliable access to internet। The government has proposed the implementation e-kranti। अब e-kranti क्या है? national e-governance plan 2.0 under the digital india program। तो nowadays जो e-kranti है, e-kranti national governance plan 2.0
इसको डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत ही क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, राइट। तो जो ई क्रांति है, अब ये ई क्रांति क्या है इसको भी समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। ये सीधा सीधा जो है वो 5 मार्कर में जो है आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ई क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो है क्या आखिर। तो लेट्स स्टडी ई क्रांति और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ ई सर्विसेज। सी, ई क्रांति इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो पहले जो ई क्रांति था या फिर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, जिसको 2006 में क्या किया गया था, अप्रूव किया गया था, फिर उसको किसके अंदर लाया गया, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव में। तो ई क्रांति इज एन एसेंशियल पिलर ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कंसीडरिंग द क्रिटिकल नीड फॉर ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस in the country. The approach and key components of the e-Kranti have been approved by the government. और ये गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ई क्रांति के ऑब्जेक्टिव है रीडिफाइन NEGP विद ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटकम ओरिएंटेड। सेकेंड, जो पोर्टफोलियो है उसको इनहांस करना, तो इनहांस द पोर्टफोलियो ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। Then ensure optimum uses of core ICT. Then promote and replication and integration of e-governance applications. Leverage emerging technologies and make use of more agile implementation models. Right? अब सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो आपको पता है कि नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत 31 क्या थे, मिशन मोड प्रोजेक्ट थे। अब मिशन मोड प्रोजेक्ट क्या है, अगर ये सीधा सीधा जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज मिशन मोड प्रोजेक्ट एक्सप्लेन, तो हम ये पूरा पूरा लिख सकते हैं। तो अ मिशन मोड प्रोजेक्ट इज एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट विद इन द नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान दैट फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सच एज बैंकिंग, लैंड रिकॉर्ड्स और कमर्शियल टैक्स। तो जो एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है वो केवल और केवल क्या करेगा, उस पर ही फोकस करेगा। तो दिस MMP इज एन इंडिविजुअल प्रोजेक्ट विद इन द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान दैट फोकसेस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सच एज बैंकिंग, लैंड रिकॉर्ड्स या फिर क्या हो सकता है, कमर्शियल टैक्स हो सकता है। अब यहाँ पर NEGP में मिशन मोड मीन्स दैट दीज प्रोजेक्ट्स हैव क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। इनके पास में ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्कोप्स हैं और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइंस भी हैं। और कितने प्रोजेक्ट्स थे, 31। सो NEGP कंप्राइजेस 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, राइट, जो कि इस तरीके से हैं, जिसमें सेंट्रल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तो सेंट्रल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में हो जाएगा बैंकिंग, देन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इनकम टैक्स हो जाएगा, इंश्योरेंस, MCA 21 पासपोर्ट हो जाएगा, इमिग्रेशन वीजा, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, पेंशन हो जाएगा, ई ऑफिस हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा और UID। देन स्टेट MMPs में हो जाएगा एग्रीकल्चर, कमर्शियल टैक्स, ई डिस्ट्रिक्ट जिसको हमने पढ़ चुका है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देन लैंड रिकॉर्ड्स, देन म्यूनिसिपैलिटीज, ई पंचायत, पुलिस, रोड ट्रांसपोर्ट, ट्रेजर, कंप्यूटराइजेशन, PDS, एजुकेशन एंड क्या हो जाएगा, हेल्थ। और इंटीग्रेटेड MMPs कौन कौन से हैं, तो CSC ई बिजनेस हो जाएगा, ई कोर्ट्स हो जाएगा, ई प्रोक्योरमेंट हो जाएगा, EDI फॉर ई ट्रेड हो जाएगा एंड इंडिया क्या हो जाएगा, पोर्टल हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि जो ई गवर्नेंस है उसके लिए कौन कौन से इश्यूज हैं, राइट। चलिए तो इश्यूज रिलेटेड टू, सो देयर आर वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस, जिसमें क्या हो जाएंगे, इकोनॉमिक इश्यूज है। इकोनॉमिक इश्यूज में पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट है। तो जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, साथ ही साथ उसकी रीयूजेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मेंटेनेबिलिटी है वो भी हाई कॉस्ट होती है, साथ ही साथ उसकी पोर्टेबिलिटी भी क्या होती है, एक तरीके से एक बड़ा कारण होती है। इसके अलावा सोशल इश्यूज कौन कौन से हैं, सोशल इश्यूज में सबसे पहली चीज तो एक्सेसिबिलिटी। तो हर एवरीबॉडी इन इंडिया इज नॉट एक्सेसिबल टू दीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी यूजेबिलिटी कम है। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज का अब्सेंस है, ज्यादातर जो
ई सर्विसेज है वो इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं जिससे समझने में दिक्कत जाती है। देन अवेयरनेस ऑफ ई गवर्नेंस, टेक्निकल में अगर हम देखें तो इंटर ऑपरेबिलिटी, मतलब उनको मोबाइल फोन से दूसरे ऐप से यूज करना काफी दिक्कत है। देन सिक्योरिटी, फिर क्या हो जाएगा, प्राइवेसी हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। एंड ऑथेंटिकेशन, सो दीज आर द इश्यूज रिलेटेड टू ई गवर्नेंस। नाउ लास्ट में अगर हम देखें तो रूरल प्लानिंग में, या अगर मैं देखूं रूरल डेवलपमेंट में, राइट, रूरल डेवलपमेंट में भी ई गवर्नेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो उसको हम समझेंगे, ये भी 5 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन रूरल प्लानिंग और रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, ई मंडीज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 2016 में 14 अप्रैल को, तो ऑन 14 अप्रैल 2016 में ई मंडी को लॉन्च किया गया था टू सेल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय फार्मर्स। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्ञानदूत। ज्ञानदूत क्या है, ज्ञानदूत इज एन इंटरनेट बेस्ड गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या है सर्विस सिस्टम है, जिसके माध्यम से विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू रूरल पॉपुलेशन। और इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2000 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, थर्ड में हो जाएगा ई सर्विसेज हो जाएगा। तो टू एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सिटीजन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज जो है वो लॉन्च की गई है। देन ई एग्रीकल्चरल, इसमें एग्रीकल्चरल की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ई चौपाल हो जाएगा, जो ग्राम सभा है उनकी जो मीटिंग्स वगैरह अरेंज होती हैं उनके बारे में जानकारी देता है। ई वैक्स हो जाएगा, तो ई वैक्स जो है वो स्टेट एजुकेशन जो बोर्ड है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें जो बुक्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन करवाई जाएंगी। तो ई वैक का मतलब ये है कि स्टेट एजुकेशन बोर्ड जो बुक्स हैं उनको ऑनलाइन अवेलेबल कराएगा, ताकि जैसे बच्चे के बैग में बुक्स होती है वैसे ही स्टूडेंट कैन स्टडी ऑनलाइन बुक्स। देन ई हॉस्पिटल स्कीम, जिसमें जो ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज है वो लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। ई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो जाएंगी। तो द फर्स्ट पोर्टल क्रिएटेड बाय NEGP इन 2006, तो इसको 2006 में जो है क्रिएट किया गया था, और ये एयर, रोड या रेल ट्रांसपोर्ट के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। देन इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी हो जाएगा। तो दिस वाज लॉन्च्ड इन 1991 बाय UGC। तो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी को UGC ने 1991 में क्या किया था, लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात यूनिवर्सिटी, कहां पर, अहमदाबाद में। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पर स्वान। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए स्वान बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। स्वान का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो द फुल फॉर्म ऑफ स्वान इज स्टेट वाइड एरिया, राइट, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसका अनाउंसमेंट हुआ था 2004 में ऑन 27 अक्टूबर, बट इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2005 में। और इसके तहत G2C मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन्स जो सर्विसेज थी वो स्टार्ट की गई थी। इट एम्स टू कनेक्ट ऑल यूटीज एंड स्टेट हेडक्वार्टर्स अप टू द ब्लॉक लेवल इन हैविंग अ मिनिमम बैंडविड्थ कैपेसिटी ऑफ 2 Mbps। तो 2 Mbps के साथ में जो ब्लॉक लेवल पर जो है उनको कनेक्ट किया जाएगा। और इसमें एग्रीकल्चरल सर्विसेज RTI है, मनरेगा है, लैंड रिकॉर्ड्स है, डेथ बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, वोटर सर्विसेज हैं, ई डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो है वो अवेलेबल कराई जाएंगे। देन क्या हो जाएगा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स को तो 1976 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम टू कंप्यूटराइज ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज वाज स्टार्टेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राइट। जो ईमेल है, वेबसाइट है और ई लर्निंग, ईमेल, वेबसाइट और ई लर्निंग जो सर्विसेज हैं वो निकनेट या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स पर क्या है, अवेलेबल है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड, राइट, इन दिस वे वी हैव स्टडीड द ई गवर्नेंस इन डेप्थ। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन 5 मार्कर में, 11 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप यू वुड बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली, राइट। नाउ वी विल मीट इन अपकमिंग लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।